सभी को जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री 2017, जो कि देख रहे थे कि क्लास में पढ़ा रहे थे। तो क्लास 12th का केमिस्ट्री का 2017 का क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का था, ठीक है। 2017 का रिजल्ट भी केमिस्ट्री में बहुत सा स्टूडेंट का 2 नंबर 4 नंबर आया था, ठीक है। बहुत सा स्टूडेंट को आप लोग पीछे की पता कीजिएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो में बने रहेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री 2017 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तैयार हो जाएं, ठीक है। और सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तब जाकर के हमें, आप अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तब जाकर के मुझे एनर्जी मिलेगा और जाकर के हम वीडियो और अच्छा कंटेंट लाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखिए कि हालात हार जाए। अब एग्जाम में बहुत कम समय बच रहा है, तो हम लोग अब जोर शोर से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हुए क्वेश्चन की ओर शुरू किया जाए। 2017 केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ठीक है। क्लास 12 केमिस्ट्री 2017 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता था। कितने स्टूडेंट जो होते हैं रट जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है रट जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में 2017 वादा करते हैं कि 2017 के तरह अगर जितना भी प्रश्न आया होगा तो आप उसे आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए नंबर में क्या कह रहा है, SiO2, ठीक है, ए नंबर में। बी नंबर में क्या कह रहा है आपका, मैग्नीशियम परऑक्साइड। सी नंबर में क्या कह रहा है, SO2। और डी नंबर में क्या कह रहा है आपका, CrO2। कर कौन विद्युतीय गुण दर्शाता है ना, कौन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये आपको बताना है। सबसे पहला बात क्या करना है कि देखिए, पॉइंट मेरा याद रखिएगा। जो हम पॉइंट यहां लिखेंगे उस पॉइंट को आपको याद कर लेना है, ठीक है। कभी भी नॉन या अधातु नॉन मेटिकल या होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कभी भी विद्युतीय गुण नहीं दर्शाता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड तो कौन है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपका SO2 है, ठीक है ना। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन है, SO2। कभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या याद रखना है, पॉइंट नंबर 2 में क्या याद रखना है, S ब्लॉक एलिमेंट्स कभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो मैग्नीशियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। सिलिकॉन भी शायद एस ब्लॉक है, ये भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा। ये आपका क्या होता है, क्वार्ज का सूत्र होता है, क्वार्ज, ठीक है, सिलिकॉन पर डाइपरऑक्साइड, ठीक है। और क्रोमियम डी, ये भी याद रखना है आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, याद रखिएगा।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी कभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? कौन विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। आपको इस बात को याद रखना है, इस सभी पॉइंट को आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, एक एमसीक्यू का कितने तरह से हम बताएं, ठीक है, कितना पॉइंट आपको बताएं। एस ब्लॉक का तत्व कैसे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम लोग पता करेंगे कि कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में लिखा गया होगा इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे आप बने रहेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अभी इसमें बहुत सा आपको न्यूमेरिकल आएगा, उसको भी इजी वे में हम सोल्व करने के लिए आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है गुरुजी? अगला प्रश्न क्या कह रहा है गुरुजी? देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? अच्छा ये हो गया। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार है? बेरवेदार क्या होता है? नॉन नॉन क्रिस्टल या रवेदार कहे, ठीक है, रवेदार कह सकते हैं, ये नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड कह सकते हैं इसको। ठीक है, बेरवेदार एक होता है, एक रवेदार होता है, याद रखिएगा। बेरवेदार क्या होता है, एक रवेदार क्या होता है? बेरवेदार जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उस रवेदार होता है, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता वो बेरवेदार होता है। तो देखिए ग्रेफाइट जो है आपका, इसकी जो है ग्रेफाइट का अनिश्चित निश्चित आकृति होती है। इसकी आकृति आप पढ़े हुए क्लास 11 में। ठीक है, निश्चित, ठीक है, इसकी निश्चित होती है। क्वार्ज ग्लास इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्रोम एलम, क्रोम एलम इसकी भी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इसका सूत्र होता है Kr2 K2 K2 Cr2 SO4 K3 इंटू 24 H2O, ऐसा कुछ करके क्रोम एलम का मोलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, इसकी भी निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड का भी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज ग्लास SiO2। ठीक है, SiO2। ये आपका रवेदार, ये भी रवेदार, ये भी रवेदार, ये क्या है? बेरवेदार। क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? बेरवेदार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखना है सूत्र आप लिख सकते हैं, कभी कभी क्रोम एलम का सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, चले बने रहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। चलिए जो भी एग्जाम देने वाला है, 3rd नंबर प्रश्न में की ओर चलेंगे। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? देखिए क्वथनांक अधिकतम में क्या करता है, सभी लोग रट जाते हैं इसको। अगर यहां पर चेंज कर दिया तो क्या करेंगे? अगर मान लिया जाए कि चेंज कर दे तो क्या करेंगे? ठीक है, डरने की बात नहीं है ना। आपके साथ डीटीसी वाले भैया जुड़े हुए हैं। क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है NaOH। देखिए क्वथनांक जब भी कहे ना, क्वथनांक को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, तब बॉइलिंग पॉइंट उसी का मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट उसी का मैक्सिमम होता है ना, जिसका है ना आयन अधिक होता, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयंस के क्या होते हैं? आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो जिसका अधिक आयंस होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। अब आयंस निकलेगा कैसे उसको देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया NaOH, तो इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे तो बनेगा Na+OH। ठीक है, इसका प्लस आयन होता है, इसका माइनस आयन होता है। तो कितने आयन आए? +1, 1 और 1 कितने आयन हुआ? 2, तो 2 आयन बने। ठीक है, ऑप्शन बी लाएंगे इसका। ऑप्शन बी क्या है? Na2SO4। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो Na+SO4। ठीक है, तो इसका हो गया प्लस आयन, इसका हो गया -2 आयन होता है। ठीक है, बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेते हैं। तो इसका 2 आयन, इसका 2 आयन, माइनस नहीं होता आयन, ये ऋण आयन बताता है धन आयन, लेकिन 2 आयन कितने आयन हुए? 4 आयन इसका हो गया। ठीक है, कितने आयन हुआ? 2 आयन और 2 आयन, कितने आयन हो गए? 4 आयन हो गया। सी नंबर में चले। सी नंबर में क्या कहता है? NH4NO3। चलिए
NH4 प्लस NO3, NH4 प्लस, इसका भी प्लस आयन, इसका होता है माइनस आयन, तो कितना हो गया, एक आयन एक आयन दो आयन हो गया। ठीक है, डी नंबर में चले, डी नंबर में चले, क्या है, KNO3, तो के हो गया प्लस में NO3 हो गया, प्लस आयन माइनस आयन कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो गया, दो। तो सबसे ज्यादा क्या बोले, बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसका आयन ज्यादा होगा, वही होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। तो किसका हो गया, 4 इसका हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। तो इस तरह से आयंस वाला जो भी क्वेश्चन आया, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, तो आप इसी तरह से निकालेंगे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयन। ठीक है, जितना आयन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, Na2SO4, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, चल, एकक ऑब्जेक्टिव, एकक ऑप्शन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, रटे वाला काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे। कल ही वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन कल जो दिवाली है, कीड़ा तीड़ा आ जाता है बोर्ड पे, तब बोर्ड जो है एकदम चाइनीज बन जाता है, हैंग करने लगता है। ठीक है, चले आगे। अगला क्या कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न, एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन, प्रसरण दाब कितना दे दिया, टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन। जी बिल्कुल सर, 300 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं सर, पर 0.0821 वायुमंडल है, अर्थात वायुमंडल है, दाब प्रेशर दे दिया है, अर्थात प्रेशर को हम लोग प्रसरणीय दाब को पाई से सूचित करते हैं, आपको पता होगा 0.0821। ओके सर, उसके बाद क्या कह रहा है, घोल का सांद्रण क्या होगा, घोल का सांद्रण C बराबर पूछा है, कंसंट्रेशन पाई बराबर आप जानते होंगे, पाई बराबर होता है CRT। ओके सर, पाई बराबर CRT, फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, फेमस फॉर्मूला, इसको याद रखना है, MCQ में भी आ सकता है ये आपका। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है, पाई बराबर CRT। आर क्या होता है, आर होता है गैस स्थिरांक, जिसका मान होता है 0.0821 होता है, गैस स्थिरांक का मान होता है 0.0821। ठीक है, अब इसमें रखेंगे तो पाई का मान हो गया 0.0821 बराबर सी का मान हमको चाहिए, आर का मान क्या दे दिया, आर का मान 0.0821 और टी का मान 300 केल्विन है। ठीक है, ये से ये कट गया, तब बचा क्या, इधर गुना में इधर जाएगा भाग में, 1 हो जाएगा 3 बराबर सी। भाग देंगे तो क्या आ जाएगा सर, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0033, इस तरह से आएगा कॉन्सेंट्रेशन अर्थात सांद्रण आएगा। ठीक है, ये आएंगे आपका आंसर। तो कहाँ है आपका आंसर, 0.003 इस तरह से अब मोल में मापा जाता है ना, तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कभी कभी बोर्ड वाले जो है ना क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उनको क्वेश्चन को जांचने के लिए किसी और को देना चाहिए। जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको आपको क्वेश्चन नहीं देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर बनाते हैं उनको क्वेश्चन को जांच करने के लिए मत दीजिए, नहीं तो वो सही ही कहेंगे कि हम ही तो बनाए, सही ही होगा। अदर टीचर को दीजिए। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि कुछ खा पी के तो क्वेश्चन को बना नहीं ना रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन में सही कर सकते हैं, डिवाइड आपको आता होगा, डिवाइड दीजिएगा तो शायद यही आएगा ना, डिवाइड आप कर लीजिएगा यही आएगा। तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ेगा तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आपका बुक में डी दे रहा होगा, लेकिन डी में एक जीरो वहां और लगेगा, यहाँ पर एक जीरो और होगा, 0.0033 इस तरह से आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्या हो गया, डील हो गया। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न की ओर चला जाए। क्या करा, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी, देखिए स्थिर क्वाथी क्या होता है पहले समझिए, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। स्थिर क्वाथी कहते हैं अनादर्श घोल को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श घोल। अनादर्श घोल क्या होता है, जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता, राउल्ट के नियम
का पालन नहीं करता है उसे हम लोग अनादर्श घोल कहते हैं या स्थिरक्वाथी विलयन कहते हैं। स्थिरक्वाथी नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कह रहा है स्थिरक्वाथी मिश्रण होगा, किसका स्थिरक्वाथी मिश्रण पूछा है भाई, HCl में इतना का स्थिरक्वाथी मिश्रण होगा। देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर जी, देखिएगा। जब भी HCl प्लस में H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो याद रखिएगा HCl को मिलाते हैं 22.2% रहता है और H2O को 77.8% रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। जल 77 पॉइंट जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 2 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 100% हो गया। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा HCl में, तो देखना कौन ऑप्शन में है ना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। स्थिरक्वाथी विलयन में HCl 22.2% रहता है, H2O 77.8% रहता है। आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चले आगे की ओर बढ़ा जाए। चलो लिख लिए, जो राउल्ट के नियम को नहीं पालन करता उसे अनादर्श घोल या स्थिरक्वाथी विलयन कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए मजा आ रहा होगा, आप मजे में होंगे, बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मुझे आशा है कि आप अच्छे मार्क्स से इस बार उत्तीर्ण होंगे। चले आगे की ओर बढ़ा जाए। हो गया था ना, हो गया था ना, चलिए अब कीड़ा बैठना चालू हो गया, बोर्ड भी काम थोड़ा कम करेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ा जा। देखिए बैठना चालू हो गया ना, तो चलिए आगे की ओर 5 नंबर तक हो गया। चलिए छठा की ओर चला जा। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1 फैराडे दिख रहा होगा ना। चलिए 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा। देखिए 1 फैराड बराबर होता है, सबसे पहले 1 फैराड बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ये 494 कूलम ऐसे कुछ करके होता है, 96,494 कूलम, लेकिन 94 न करके 500 लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 फैराडे बराबर 96,500 होता है। ठीक है, 96,500 कूलम होता है। और 1 फैराडे बराबर ये भी याद रखना है 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट या पर इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य होता है। याद रखना है समतुल्य होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है 1 फैराड बराबर। ठीक है, 1 फैराडे बराबर इतना होता है, 1 फैराडे बराबर इतना होता है। तो ये आया था 2017 के प्रश्न में, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, याद रखना 1 फैराडे बराबर 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। आप याद कर लीजिएगा, आई होप आशा है। चले चले लिख लीजिएगा। चलिए आगे, आगे क्या कहता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए, अच्छा सॉरी 7 नंबर ना, 7 नंबर, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने के दर निर्भर करता किस पर, देखिए परमाणु भार पर नहीं जी, परमाणु भार पर कभी निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया का दर कभी भी, याद रखेगा, केमिकल काइनेटिक्स से या काइनेटिक्स से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और MCQ में। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, दोनों क्वेश्चन उसी का है। ठीक है, याद रखना है आपको। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, देखिएगा परमाणु भार पर कभी भी नहीं, समतुल्य भार पर भी नहीं करता है और नहीं अनुभार पर करता है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में कि प्रतिक्रिया करने का दर हमेशा सक्रिय भार पर निर्भर करता है। रट लीजिए, सक्रिय भार पर निर्भर करता है। आपको इस बात को याद रखना होगा, किस पे निर्भर करता है, सक्रिय भार पर। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। चलिए आगे कर बढ़ा। 8 नंबर क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग। देखिए शून्य कोटि, देखिए जब भी अगर प्रारंभिक सांद्रण अगर मान लिए मेरे प्यारे बच्चों ए है, आप प्रोडक्ट अगर कुछ बना है तो उसका जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु हाफ लाइफ जो होगा, हाफ लाइफ जो होगा हमेशा याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन का होगा, सांद्रण का होगा। याद रखना है आपको। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका होगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। शून्य कोटि का अभिक्रिया, शून्य कोटि का व्यंजक क्या होता है, A माइनस A0 बट्टा K बराबर K बराबर T बट्टा T होता है। ठीक है, शून्य कोटि का है ना व्यंजक होता है।
अर्धायु क्या होता है? शून्य कोटि का हाफ लाइफ 1/2 बराबर होता है 1/2 के, 1/2 के होता है, ये भी आपको याद रखना है। शून्य कोटि का हाफ लाइफ ये हो गया, शून्य कोटि का व्यंजक हो गया। अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के लिए, अभिक्रिया के लिए क्या होता है? टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। ठीक है, चले चले 7 नंबर प्रश्न हो चुका है, 8 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 8 नंबर भी हो गया। चलिए 9 नंबर, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, देखिए उत्प्रेरक हमेशा जो है क्या करता है, देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? उत्प्रेरक एक उत्पाद के साम्य सांद्रण को बढ़ा देता है। बिल्कुल नहीं, उत्प्रेरक जो है हमेशा साम्य सांद्रण को क्या करता है, याद रखिएगा, बढ़ाता नहीं है, याद कर लीजिएगा। ये हमेशा उत्प्रेरक जो है ना रिएक्शन कराएगा लेकिन कम समय को कम करेगा, याद रखिएगा, समय को कम करेगा, दिमाग में घुसा लीजिए, समय को कम करने वाला है। ठीक है, क्या करेगा? समय को कम करेगा। तो क्या कर रहा है? एक उत्पाद के साम्य अवस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। प्रतिक्रिया साम्य अवस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल कुछ नहीं करता है, समय को कम करता है, समय को कम करता है। साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है। बिल्कुल यही है, यही है, यही है सी। प्रतिक्रिया का ऊर्जा प्रदान करता है, नहीं जी। समय साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है क्या? उत्प्रेरक, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कीड़ा बैठ गया क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए आगे, ऑप्शन सी 10 नंबर की ओर चला जाए। सल्फाइड एस्को का सांद्रण, ये तो आपको पता होगा, सल्फाइड एस्को का सामान्यतः सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, सल्फाइड एस्को का सामान्यतः फेन उत्प्लावन विधि से संकेंद्रित किया जाता है ना, साफ सुथरा किया जाता है, यानी कि सांद्रण किया जाता है। चलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। 10 नंबर हम लोग प्रश्न डील कर लिए सोल्यूशन के साथ। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अगला क्या कर, निम्नलिखित में कौन त्रिभस्मीय है? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकक ऑब्जेक्टिव को ढीला करने वाले हैं, एकक ऑब्जेक्टिव को ढीला करेंगे, एकक ऑप्शन को। पहला ए नंबर में क्या दिया है? H3PO2, H3PO2, H3PO2 कैसे होगा, ध्यान दीजिए। H3PO2, H3PO2, तो यहाँ सबसे पहले कम कौन है? पी, तो पी लिख लिए। ऑक्सीजन 2 है, 2 को लिखते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं। चलिए ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन में त्रिभस्मी, जितना ऑक्सीजन के साथ जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना भस्मीय होगा। यहाँ ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन आया गुरुजी? कितना हाइड्रोजन आया? एक, तो यानी ये एक भस्मीय है, अर्थात भस्मीय है, एक भस्मीय है, एकल भस्मीय है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी कि त्रिभस्मीय कौन है? त्रिभस्मीय, ठीक है, क्या कह रहा है? त्रिभस्मीय कौन है? तो यहाँ पर कभी कभी ये भी याद रखेगा, स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी याद रखना है ना। जितना ऑक्सीजन के साथ रहेगा हाइड्रोजन, वही आपका क्या होगा? उतना भस्मीय होगा। ऑप्शन 2 को चेक किया जाए, ऑप्शन 2 को चेक किया जाए। चलिए बी नंबर में क्या है ऑप्शन? H3PO3, H3PO3, पी दिख लिए, डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड हो, एक यहाँ हो, 3 ऑक्सीजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन दे देंगे, एक इसको हाइड्रोजन दे देंगे, एक इसको हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से घिरता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इसमें कितना आया? एक और एक, कितना आ गया? 2, तो ये क्या हो गया? द्विभस्मीय, क्या हो जाएगा? द्विभस्मीय, द्वि क्या हो जाएगा? भस्मीय। ठीक है, द्विभस्मीय, लेकिन कह रहा त्रिभस्मीय, द्विभस्मीय है। ठीक है, कैसा है? द्विभस्मीय का, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आया है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। ऑप्शन सी की ओर चला जाए, H4P2O7। ठीक है, अगर तैयारी नहीं है अच्छी से तो तैयारी कीजिए, भी समय है ना, बहुत समय है। ठीक है, आप अच्छी तरह से आप मेहनत कीजिए, आशा है कि आप 4 डालिएगा। ठीक है, चलिए डबल पी है, चलिए डबल पी मैंने लिया। ठीक है,
डबल पी है, मैंने डबल पी लिया बीच में। चलिए ऑक्सीजन 7 है, एक यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका डबल दे देते हैं, इसको भी डबल दे देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन और लेते हैं और इसको एक हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है। इसको एक ऑक्सीजन और देते हैं, इसको एक हाइड्रोजन और देते हैं, इसको एक ऑक्सीजन और देते हैं और इसको एक हाइड्रोजन और देते हैं। कितना हो गया, 1 2 3 हो गया ना। चलिए ये हो गया 1 2 3 तो 5, एक और दे दो इसको O और फिर एक हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। ये इसका कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, देखिएगा 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 2 पी, ठीक है। फास्फोरस हमेशा जुड़ता है 1 2 और 2 4 1 5 बॉन्ड से 5 बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो, ठीक है। तो कितना कितना ऑक्सीजन जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, टेट्रा बेसिक है ना। टेट्रा बेसिक है अर्थात चतुर्थ भस्मीय है, चतुर्थ भस्मीय है। कैसा है, चतुर्थ भस्मीय है, ठीक है। बहुत सारे कीड़ा आ चुके हैं, आतंकवादी लोग आ चुके हैं, ठीक है। वोट अभी इधर उधर ज्यादा होगा, इसलिए जल्दी से इसको खत्म करने का कोशिश किया जाए, ठीक है। चलिए एक और जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं, चलिए जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से एकदम। अगला क्या आया है, अगला 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 क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी, जल्दी से। कीड़ा दिवाली आ गया है, वो वीडियो में दिन भर क्लास में रहते हैं, फिर रात में हम वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दे देते हैं इसको, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हम आपको दे देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ दे देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ दे देते हैं, हो गया 1 2 3 4 को, ठीक है। अब इसको एक हाइड्रोजन दे देते हैं, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, इसको भी एक हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर एक यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो इस तरह से आपका कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, अर्थात त्रिभस्मीय कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये अब चलने नहीं देगा शायद, हमको लग रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना है तो ले लीजिए एकदम, ठीक है, जल्दी से एकदम। चलिए ऑप्शन डी, 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, हो गया होगा 12 नंबर प्रश्न। आप इसका स्ट्रक्चर अपने से खुद से प्रयास करेंगे, है ना। जितना ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा उतना भस्मीय होगा। चलिए व्हाइट फास्फोरस का सूत्र होता है P4, ठीक है। P4 में इनमें सही कौन नहीं, रखिए 1 2 3 4। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सही नहीं है। सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस, इसके बीच जो बॉन्ड के बीच जो एंगल बनता है 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। क्या आता है 60 डिग्री का होता है। सबसे पहले इसका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, लोन पेयर हो गया, ठीक है। अब समझिएगा 1 2 3 4, इसमें क्या है, 4 बॉन्ड आया, 4 सिंगल बॉन्ड आया, 4 क्या आया, सिंगल बॉन्ड आया, क्या आया, सिंगल बॉन्ड आया, ठीक है। 4 सिंगल बॉन्ड आया, इसमें इसके बॉन्ड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। सभी बात को पहले आप याद कीजिए फटाफट। इसमें 4 लोन पेयर, 2 लोन पेयर यहाँ, 1 लोन पेयर यहाँ, 1 लोन पेयर यहाँ, कितना हुआ 2, 1 लोन पेयर यहाँ होता है, 1 लोन पेयर यहाँ, 2 2 कितना होता है, 4 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं इसमें, 4 लोन पेयर होते हैं, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर में जो है एंगल के बीच जो है इस तरह से, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर जो है दिख रहा होगा आपका स्ट्रक्चर। तो कह रहा कौन सही नहीं है, तो कह रहा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे गुरुजी, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है कि व्हाइट फास्फोरस में पी सिंगल बॉन्ड होता है 6 गो में, बिल्कुल नहीं, 4 गो ही तो होता है ना। तो ऑप्शन ए जो है गलत है। चलिए भी 4 पी के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है 4 गो, बिल्कुल सर, 1 2 3 4 गो, बिल्कुल सही बात है। 4 लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल 4 लोन पेयर होते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। पी के बॉन्ड के बीच 60 डिग्री कौन बनता है, बिल्कुल 60 डिग्री का एंगल बनता है, सही बात है। तो कौन गलत है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए होगा गलत, ऑप्शन ए कह रहा है गलत, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे की ओर चले, हो गया बिल्कुल ओके सर। चलिए
नहीं हुआ क्या? लिख लीजिए। चलिए हो गया, आगे की ओर बढ़ा जाए। संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, याद रखिएगा। संक्रमण तत्व को हमेशा सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक संक्रमण तत्व पर किस नाम से जानते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? याद रखिएगा, n-1 d इंटू 1 to 10 ns 0 to 1 या 2। एनसीईआरटी में क्या लिखता है? एनसीईआरटी में लिख देता है ns 1 to 2, फिर ns1 d 1 to 10 ऐसे लिख देगा। याद रखिए, ये भी सही है और ये भी सही है। याद रखिएगा, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, ई नहीं होता है किसी का, नहीं तो ई होता है। ठीक है, ऑप्शन डी होता है। ठीक है, एस ब्लॉक का क्या होता है? ns 1 to 2 एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns 1 to 2 होता है। डी ब्लॉक का n-1 d 1 to 10 n इंटू ns 0 to 1 या 2। ठीक है, या इसको याद रखेंगे ns 1 to 2 n-1 इंटू d 1 to 10। डी में हाईएस्ट 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एस में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं जी, ओके सर। चलिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ये सभी चीज को रट जाइए एकदम। ठीक है, याद रखिए, हाथ पर लिख लीजिए एकदम क्राक से, रात भर देखिए उसको, जब नींद टूटे जब उसको देखिए, जब नींद टूटे जब देखिए, एकदम। और कुछ नहीं देखिए, कुछ नहीं, कोई नारी को नहीं याद करना है। हमेशा जब भी याद करना है तो आज रात में हमेशा डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना है। हमेशा संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना है। आज के सपना में यही आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय घूर्ण को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। किससे? म्यू से। याद रखिएगा, जिसका चुंबकीय गुण आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, 12 में पढ़ना है। ठीक है, म्यू अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन ए में क्या दिया? देखिए गुरुजी, ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर अंडर रूट होता है n इंटू n+2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको। हमने करे ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कीड़ा चल गया था, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ठीक है, n इंटू n+2, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो कैसे निकलेगा समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन में A3D5 दिया, तो D में कितना 10 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन का हम बताते हैं बॉन्ड। पहले 1 2 3 1 2 3 4 एक और 5 बनेगा। सब में 2 इलेक्ट्रॉन भरा था पहले सीधा, तो इसमें है कितना 5, इसमें है कितना 5, इसमें है कितना 5, है कितना 5, है कितना 5, कितना है जी 5 है। ठीक है, तब भरेंगे 1 2 3 4 5, क्या भराया 5, क्या भराया 5, क्या भराया सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर नहीं लगा, 5 का 5 भरा गया। ठीक है, इसमें रखेंगे फॉर्मूला में हम लोग, क्या है फॉर्मूला? म्यू इक्वल टू जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा उसी का चुंबकीय घूर्ण क्या होगा? ज्यादा होगा। अधिकतम कह रहा है ज्यादा होगा, कम कहेगा कम वाला लेंगे। ठीक है, तो n की जगह 1 2 3 4 5 लेंगे, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 2 7 7 5 35, अंडर रूट कितना आया 35 आया। अभी ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में आपको 3D2 है, 3D2 है। ठीक है, भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, भरिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और तो है नहीं, दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी वैसे ही चेक करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 इंटू फॉर्मूला पे रखेंगे, n की जगह 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2 2 4 4 2 8, अंडर रूट 8 होगा, अंडर रूट 8 होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है गुरुजी? ऑप्शन सी में है 3D7। तो उसी तरह से बॉक्स बनाना है, 5 गो होता है, पता ही होगा। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 10, 2 इलेक्ट्रॉन जाता है एक बॉक्स में। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5, हुंड के नियम आप पढ़े होंगे ना, 1 2 3 4 5, फिर 6 7।
तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 3, पेयर में वाला नहीं दे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 3। तो इसमें फार्मूला में रखाएगा बाबूजी, कितना रखाएगा 3 × 3 + 2 फार्मूला, n की जगह 3 हो जाएंगे आपके पास 3 2 5 पंतिया 15। ठीक है, चलिए एक और ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन डी भी आपको चेक ही कर देते हैं जी, 3d4 3d4। चलिए इलेक्ट्रॉन भरा जाए फटाफट, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन सभी है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन सभी है। चलिए लगा दीजिए फार्मूला, अंडर रूट क्या है n × n + 2 n × n + 2। चलिए लिख दीजिए, तो क्या हो जाएंगे आपके पास n की जगह क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2 2 + 4 4 4 4 सॉरी 4 × 4 + 2 क्या हो जाएंगे 4 2 6 6 चौके 24, अंडर रूट 24। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आएगा, अगर रूट निकालेंगे तो 35 का आएगा, 35 का आएगा, 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, है ना। 5.2 सबसे ज्यादा 35 में है ना, तब 35। तो ऑप्शन नंबर क्या अधिकतम किसका होगा, ए का। तो सबसे कम कहेगा तो किसका आएगा, सबसे कम किसका आएगा डी का, इसका बी का हो जाएगा, सबसे कम बी का होगा, लो कहेगा तो बी होगा, हाई कहेगा तो ए होगा। तो कह क्या रहा है हाई, अधिकतम कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपका चुंबकीय गुण निकलता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला चुंबकीय गुण निकालने के लिए याद रखिएगा, n × n + 1 क्या है, किसको लिया जाता है, तो जो पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता उसको ले, यानी कि नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, जो कि पेयर में जोड़ा में ना हो, जोड़ा में रहेगा उसको नहीं लेंगे, बिना जोड़ा ब्लॉक लेंगे 1 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हमारे 14 प्रश्न समाप्त हो गए। लेना स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए 15 नंबर प्रश्न को भी खत्म किया जाए जल्दी से। K2CrOx3 में इसमें कह रहा है कि क्रोमियम का उपसंयोजक संख्या क्या होगी। क्रोमियम का मान लेते हैं एक्स, क्या मान लिए एक्स। OX जो है ऑक्सिलेटो है, ऑक्सिलेटो मतलब बाइडेंटेट लिगैंड अर्थात द्विदंतुर लिगैंड है। क्या है, द्विदंतुर लिगैंड है ना, द्विदंतुर लिगैंड। इसमें दो इसका 2 होता है ऋणायन। ठीक है, तो इसका 2 हो गया संयोजकता, गुना में 3 है 3 और बराबर में 0। ठीक है, इसी का लिया जाएगा, इसी का। ठीक है, ये सेंटर एटम है। ठीक है, सेंटर एटम में इतना ही के लिख लेगा। तो x हो गया 3 दूनी कितना होगा -6 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या हो जाएंगे 6। क्या हो जाएंगे 6, क्या हो जाएंगे 6। ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 6। ऑक्सिलेटो द्विदंतुर लिगैंड है ना, एक दंतुर लिगैंड, द्विदंतुर लिगैंड, एक होता है बहुदंतुर लिगैंड। ठीक है, याद रखिएगा, आपको पढ़ाया गया होगा नामकरण वाला चैप्टर में, कार्बनिक यौगिक में यौगिक का कंपाउंड जब पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक ये सब का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पढ़ाया गया होगा, तो इस सब का नामकरण भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर आते हैं एमसीक्यू में, आप और भी रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे हम और लेकर के आएंगे क्वेश्चन बैंक, तो उसमें भी आपको हम रिवीजन करवाएंगे ही। तो इस तरह से हम 15 क्वेश्चन को ही रखते हैं, ज्यादा कीड़ा आ रहा है, बोर्ड इधर इधर होगा ज्यादा। ठीक है, तो अगला पार्ट में हम और कर देंगे। 2017 का था, पूरे तरीके से हम लोग बता दिए हैं पूरी तरीके से। एक ऑब्जेक्टिव को बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, 1 सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप बोर्ड में अच्छे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।